बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम्स की सेकंड वीडियो है और इसमें प्राइमरीली हम दो प्रॉब्लम्स एग्जांपल 12.10 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12.10 को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल 12.10 को देखते हैं। फॉर द अनबैलेंस्ड सर्किट इन फिगर, तो ये है और अनबैलेंस्ड इसलिए है कि ये इम्पीडेंसेस मुख्तलिफ हैं, सारे सोर्स सेम है, सिर्फ फेज एंगल में इनका जो नॉर्मल एबीसी सीक्वेंस का फ़र्क होता है वही है। अच्छा, इसमें हमने मालूम क्या करना है, सबसे पहले लाइन करंट मालूम करना है, यानी करंट आई ए, आई बी और आई सी पता करना है। उसके बाद द टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड, सो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर इस लोड के लिए मालूम करना है। और उसके बाद टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स या सप्लाइड बाय द सोर्स, ये भी पता करना है। तो सबसे पहले हम आसान तरीका इसका ये है कि हम ये दो मैश हैं यहाँ पे देखिए, इन दोनों मैश को हम सॉल्व कर लें। तो वी यूज़ द मैश एनालिसिस टू फाइंड द रिक्वायर्ड करंट। अब मैश वन को अगर हम देखें तो हम कहाँ से, यहाँ से हम चलें, लेट्स से इस पॉइंट से यूँ जाएंगे, यूँ और ऐसे वापस आएंगे। तो 120 माइनस 120 120 माइनस 120 और ये प्लस साइन इसका है पहले, तो हम यहाँ से चल रहे हैं, प्लस साइन आ जाएगा। उसके बाद दूसरे वोल्ट सोर्स के माइनस साइन पहले है तो माइनस लिखेंगे, सो माइनस 120 एंगल 0। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, ये आ गया आपका I1J5, सो I1J5। यहाँ पे आके देखें तो यहाँ I1 और I2 दोनों ही शेयरिंग है। ये करंट जो है I2 वो यूँ आप इसको कह सकते हैं, ये शेयरिंग है। तो हम पहले लिख लेंगे 10I1 और माइनस ये I2 जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन डालेंगे, माइनस 10I2। अब इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं हम, I1 और I2 और ये दोनों एंगल्स। इसको आप अपने कॉम्प्लेक्स मोड में जाके डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा पार्ट वन या मैश वन का। अब आ जाते हैं मैश टू में। मैश टू में भी हम अब यहाँ से चल रहे हैं, प्लस साइन है, उसके बाद ये आ गया माइनस साइन, माइनस 120। उसके बाद 10I2 माइनस I1 हो जाएगा, सो 10I2 माइनस 10I1। और उसके बाद ये जो है J10 सो माइनस J10I2, सॉरी माइनस J10, और उसके बाद ये करंट I2। तो ये हमारा मैश इक्वेशन हो गया फॉर द सेकेंड मैश। और यहाँ भी हम I1 I2 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद ये जो कांस्टेंट्स है इनको अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर एंड कॉम्प्लेक्स मोड, तो ये आंसर डायरेक्टली आ गया। अब यहाँ से हम I1 और I2 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे और उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। आई एम श्योर आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मैं कैसे मैट्रिक्स में, ये देखें एक ये टर्म आ गया इसका, उसके बाद सेकेंड टर्म हमने यहाँ लिखा, इसी तरह इसका जो फर्स्ट टर्म है ये -10 और सेकेंड टर्म ये आ गया I1 और I2, और इधर ये दोनों कांस्टेंट्स, ये और ये कांस्टेंट्स हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको बाय क्रैमर रूल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अपने अगेन कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट मालूम कर लें और डेल्टा 1 डेल्टा 2 मालूम कर लें, तो उससे हम I1 I2 मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट या डेल्टा है, इसको आप अगेन डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड। तो ये आंसर आ गया डेल्टा। अब डेल्टा 1 के लिए हम फर्स्ट कॉलम को चेंज करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे, तो यहाँ पे लाके और इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर आ गया फॉर डेल्टा 1। एंड सिमिलरली डेल्टा 2 के लिए भी सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं विद द कांस्टेंट। ये हमने कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया डेल्टा 2।
अब ये आपको पता है कि I1 हम डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा निकाल सकते हैं और I2 डेल्टा 2 ओवर डेल्टा से निकाल सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डेल्टा की वैल्यू यहाँ से, और ये आपके डेल्टा 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे डेल्टा 2। अगेन आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया I1 और ये I2। तो ये तो अब हमने लाइन करंट कैलकुलेट करना है। ये 3 लाइन करंट है, देखिए IA, IB और IC। अभी हमने ये मैश करंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, IA और I1 और I2। तो यहाँ से इन तीनों करंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज़ तो आप देखें कि ये IA और I1 सेम है, सेम डायरेक्शन में इनकी फ्लो है। तो हमने यहाँ IA इज़ इक्वल टू I1 लिख लेना है, और जो भी इसकी वैल्यू है वो हमने लिख लिया। अब आ जाते हैं B पे। अब B में देखिए 2 करंट है, एक करंट I1 है और एक करंट I2 है। अब कौन सा हम लेंगे, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1? चूँकि ये डायरेक्शन है IB की और I2 भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम पहले I2 को लिखेंगे। सो I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, और ये दोनों वैल्यूज़ इनकी हमने पुट करके और इसको सॉल्व कर लिया। तो ये IB आ गया। और IC देखिए, IC और I2 एक ही सेम करंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे IC इज इक्वल टू माइनस I2, और फिर जो I2 की वैल्यू है उसके साथ हम माइनस कर देंगे, और फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये माइनस 151.1 आ जाएगा। तो ये 3 करंट्स हमारे आ गए। अब हमने अगला हिस्सा क्या करना है, वी कैन नाउ कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। तो ये सेकंड पॉइंट है कि आप कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड है। पहले हमने पढ़ा था, आपने उस चीज़ को जहन में रखना है कि जब भी हम सेंडिंग एंड पे यानी सोर्स की तरफ पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम VRMS IM या IRMS कॉन्जुगेट फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम लोड साइड पे पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम I²R या I²ZL फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो अब लोड साइड पे हम फिर ये देखिए, ये तीनों के लिए फेज़ A के पावर जो है वो IA² मॉड, और ZA ये ZA है, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह फेज़ B के लिए फिर IB² ZB वो कैलकुलेट कर लेंगे, और फेज़ C के लिए I² ZC। तो ये 3 पावर हमने कैलकुलेट कर लिए। अब टोटल पावर अगर हमने मालूम करना है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड, इन तीनों को ऐड करके तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड। अब आइए हम पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स या अब आइए थर्ड पॉइंट हमने जो है कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द 3 फेज सोर्स, यानी इनसे जो है पावर एब्जॉर्ब या पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। जब हम कहते हैं पावर एब्जॉर्ब तो हम माइनस साइन के साथ उसको लिखते हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। तो जैसे मैंने बताया कि जब पावर लोड सोर्स पे आप कैलकुलेट करेंगे तो V इंटू आई के फार्मूले को यूज़ करेंगे, I कॉन्जुगेट। और चूँकि हम ये कह रहे हैं कि पावर एब्जॉर्ब बाय द सोर्स, तो बाई साइन कन्वेंशन या पावर कन्वेंशन यहाँ पे माइनस साइन लिखना है। इन तीनों के सामने माइनस साइन लिख दिया हमने। ये फेज़ A के वोल्टेज है VAN जो कि 120 एंगल थीटा है, 0 है, और IA आप यहाँ से देखिए, IA हमने कैलकुलेट किया था 56.78, तो उसको लिख दिया हमने। तो ये हमारा SA आ गया। अब यहाँ चूँकि एंगल नहीं है तो IA कॉन्जुगेट यहाँ पे बेमानी है, सेम वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस VB और IB कॉन्जुगेट, तो ये VB आ गया यहाँ से 120, ये वाला जो है 120 माइनस 120। लेकिन यहाँ पे देखिए B में हमारे पास एंगल ये करंट है 25.46 एंगल 135। अब कॉन्जुगेट की वजह से हमने यहाँ पे माइनस 135 लिख लेना है। तो ये आ गया SV, और यहाँ पे इसी तरह हम पावर सप्लाइड बाय C सोर्स, तो ये आ गया। अब आप चाहें तो इसको पावर कंजम्पशन के लॉ से, यानी पावर सप्लाइड बाय इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड, या टोटल पावर जो है वो आप
अच्छा, सबसे पहले हम इसका टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स पहले मालूम कर लेते हैं। तो इन तीनों को हमने ऐड करके तो ये टोटल पावर सप्लाइड बाय द 3-फेज सर्किट हो गया। अब जो मैं बात बता रहा था कि यू कैन वेरीफाई द पावर कंजर्वेशन प्रिंसिपल, हमें ये पता है कि पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड, या पावर सप्लाइड प्लस पावर कंज्यूम्ड शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखें एस एस हमारा ये टर्म आ गया और एस एल हमने पहले कैलकुलेट किया था, उसमें ये टर्म्स हैं। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, फाइंड द लाइन करंट इन द अनबैलेंस 3-फेज सर्किट। तो पहले हमने लाइन करंट मालूम करना है। अब ये लाइन करंट इसमें है, ये लाइन करंट और ये लाइन करंट। उसके बाद एंड द रियल पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमने ये किया कि इसमें करंट डायरेक्शंस मार्क कर लिया। अभी ये देखिए, ये तो लाइन करंट है लेकिन ये फेज करंट है। तो डेल्टा में ख़ास तौर पे आपने इसको जहन में रखना है कि इट इज़ लाइन करंट और फेज करंट सेम नहीं होता। तो सबसे पहले हम फेज करंट मालूम कर लेंगे। तो ये तीनों डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया। इसको आई ए बी कह रहा हूँ मैं, इसको आई बी सी और आई सी ए। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज है डायरेक्टली, ये वोल्टेज इसके क्रॉस है। इसी तरह गौर से अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज इसके क्रॉस है और देन ये जो थर्ड है ये वोल्टेज इसके क्रॉस है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए अब हमने तीनों करंट्स, तीनों फेज करंट्स मालूम कर लिए। सो आई ए बी क्या होगा, 220 एंगल 0 डिवाइडेड बाई J5। तो ये निकल आया। इसी तरह आई बी सी, अब आई बी सी ये है, इसके साथ आप ये देखे रहे 220 एंगल 120। सो 220 एंगल 120 डिवाइडेड बाई J10, तो ये आई बी सी आ गया। और इसी तरह आई सी ए आप निकाल लेंगे 220 माइनस 120 एंगल डिवाइडेड बाई 10 ओम। तो ये हमारे तीनों फेज करंट्स आ गए। अब यहाँ से हमने लाइन करंट पता करना है। लाइन करंट एक और सवाल में भी मैंने समझाया था, यहाँ पे आपको दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो लाइन करंट के लिए, अब यहाँ पे ये लाइन करंट हम इस नोड पे ए पे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, जो लीविंग है ये मैंने नीचे लिख भी दिया कि लीविंग माइनस एंटरिंग। सो लीविंग करंट आई ए बी है यहाँ पे और एंटरिंग करंट आई सी ए है। तो हम लिखेंगे आई ए बी माइनस आई सी ए, और इनके जो भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए थे वो यहाँ पे लिख के तो ये हमें आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये माइनस ये, तो ये हमारे पास आंसर आ गया आई ए। इसी तरह आई बी करेंगे आप, बी सी माइनस आई ए बी, और सी करेंगे आई सी ए माइनस आई बी सी। तो ये तीनों लाइन करंट्स हमने कैलकुलेट किए। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब रियल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड, तो उसके लिए हमें टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड पहले निकालना होगा। तो लोड के लिए जैसे मैंने बताया कि आई स्क्वायर इंटू जेड के फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब हमने आई तो मालूम कर लिया तीनों को, और जेड भी हमें पता है। तो स्ट्रेट वे हम इसको ये फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़, और यहाँ से एस ए, एस बी और एस सी हमने निकाल लिया। तो ये टोटल कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड टू द लोड, इसका हम टोटल कर लेते हैं। एस टोटल जो है इन तीनों को ऐड करके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सवाल में था कि जब रियल पावर हमने पता करना है, तो आपको ये पता है कि कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से होते हैं, पी और क्यू। पी जो होता है वो रियल पावर है। तो 4840 ये रियल पावर है, 4840 वाट्स, जिसको हम लिख सकते हैं 4.84 किलोवाट। तो उम्मीद है आपको आप समझ गए होंगे किस तरह से इन सवालात को सॉल्व करने हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। शुक्रिया।